Hey everybody, finally, eventually, completely, we have come approximately at the end of the geomorphology. हाँ जी, ये और एक और सेशन और हो सकता है, बाकी फाइनली ये हमारा एंड होने वाला है जियोमॉर्फोलॉजी का, जो कि सबसे बड़ा पार्ट था फिजिकल ज्योग्राफी का, हमने कंप्लीट कर दिया. डोंट वरी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी में इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत जल्दी मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा. दिस सेशन इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन लाइक अदर सेशन दैट आई हैव कंडक्टेड सो फार. भाई जिसने भी वो वाले सेशन नहीं देखे ना फिजिकल ज्योग्राफी के, जाकर देख लो. बढ़िया लेवल के सवाल आपको कराए, नॉट ओनली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनडीए बट ऑल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द अदर यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. साथ ही में आपको प्रॉपर नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखे हैं और सारी चीजें एकदम प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड मैनर में मैंने आपको वहां पर बता रखी. So if we talk about this particular session, this session is going to be in a very crisp and concise manner. मतलब टाइम के हिसाब से बहुत ही कम समय में ये सेशन कंप्लीट होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लेगा बस. ठीक है, आप यदि इफ यू गिव योर 20 मिनट्स, योर प्रीशियस 20 मिनट्स टू मी जेंटलमैन, लिटरली दिस टाइम इज गोना बी बेस्ट फॉर यू. क्यों? क्योंकि यहां से सवाल आना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ऐसा है कि सवाल आएगा भाई, मतलब यहां से यदि जियोमॉर्फोलॉजी से सवाल आते हैं ना, तो यहां से आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं. क्यों? क्योंकि इसका नाम ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस है. अब भैया कैसे, मतलब ये तो हमने सोचा है कि बहुत हेक्टिक चीजें होती है, तो तुम क्या अभी नए बैच के स्टूडेंट हो? सो ऑगी क्या बोल रहा है? ऑगी इज यू आर द न्यू बैच स्टूडेंट यदि आप हो. भैया लोग बोलते हैं कि ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस बहुत कंफ्यूजिंग होती है. अब यहां पर चेक भाई, ही इज एन ओल्ड बैच वंस. ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तू टेंशन मत ले भाई, लोगों ने कपिल भैया की क्लास नहीं देखी होगी. लिटरली आपको बता रहा हूं, 15 मिनट ये क्लास में रह जाओ. ठीक है, नहीं आपको सारी की सारी जियोमॉर्फिक प्रोसेस मैंने कंप्लीट कराई तो फिर बोलना, सारी की सारी क्लैरिटी मैं आपको दे दूंगा. सो आई होप यू ऑल आर रेडी. ठीक है, वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट. आई होप यू ऑल आर रेडी टू फिनिश इट. अपन लोग एक साथ खत्म करते हैं. I am not only gonna destroy it, you are not only gonna destroy it, it's we who are going to destroy the whole topic together. मेरा ऐसा होता है भाई, एकदम इनक्रेडिबल तरीका मेरा पढ़ाने का होता है, वो एकदम धीरे 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 धीरे. यार I am a defense educator and you are a defense aspirant. There must be a fire in the belly and the passion in the heart. बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, प्रॉपर लाइट सोर्स में बैठो, पानी की बोतल साइड में रख लो, पेन कॉपी उठा लो और बस हाईलाइट डालते रहना और मेरी बात सुनते जाना. पूरी की पूरी जियोमॉर्फिक प्रोसेस तुम्हारे को क्लियर करवा दूंगा मैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब होता क्या है भैया? इतना नाम सुना है. जियो का मतलब बेटे ये होता है अर्थ. जियो का मतलब होता है अर्थ. ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ. एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्फिक, मॉर्फिक का मतलब क्या होता है? चेंजेस. मॉर्फिक का मतलब होता है चेंजेस, और मॉर्फिक का मतलब आप फॉर्मेशन भी बोल सकते हो. तो द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अर्थ ड्यू टू फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन. मतलब कि फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन की वजह से अर्थ के सरफेस के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आना, इसको हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं. तो जो जितनी भी प्रोसेस आपने अर्थ का सरफेस देखा है, लेट करो कि अर्थ का सरफेस ऐसा था. ठीक है, अब ये ऐसा ना होकर अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, तो ये ऐसा से ऐसा हुआ, मतलब कि अर्थ के सरफेस के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया है. क्यों आया है? फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शंस की वजह से ये ऐसा हुआ है. तो अब ये जो प्रोसेस की वजह से ये जो चेंज आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस. बस इसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं. इट इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है, इसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं. अब यदि आपको समझ में आ गया है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है, अब अपन इसके थोड़े गहराइयों में जाकर पढ़ते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो, अब देखो यहां पर देखो, तुम कभी भी ये फ्लो चार्ट को देखोगे ना, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एंडोजेनिक, फिर डायस्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म, एपियरोजेनिक, ओरोजेनिक, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, वेदरिंग, मास मूवमेंट, डिपोजिशन. भाई ये क्या चीज आ गई है? मतलब इतना सारा भैया, मतलब अलग अलग नाम. वैसे तो उधर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप अलग अलग नाम याद करवा रहे थे, ऊपर से अपन अभी तक इतना याद करके आए हैं, तो फिर ये इतनी एकदम नए नए वर्ड्स कैसे याद करना? ना, डोंट वरी, इफ कपिल भैया इज हियर, नो नीड टू फियर. देखो अब भी आपको याद करवाता हूं. देखो बेसिकली पहले अपन बात करते हैं जियोमॉर्फिक, लाइन बाय लाइन करेंगे और ये जो फ्लो चार्ट है ना, इसके ऊपर वापस से आएंगे, आपको चीजें क्लियर होंगी. पहले आप बस ये जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, जितने भी, इतने ही कंप्लीट क्वेश्चन पूछे हैं काय के जियोमॉर्फिक प्रोसेस के ऊपर, सारे के सारे उठाकर लेकर आ गया हूं. सारे यहां पर तुम लोग सॉल्व कर दोगे, बस मेरी बात ध्यान से सुनो. पहले अपन बात करते हैं दो प्रोसेस की वजह से. ठीक है, दो फोर्सेस की बात करते हैं. एक होता है एंडोजेनिक. ठीक है, एक होता है एंडोजेनिक, कुछ लोग इसको एंडोजेनेटिक भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो ट्रू. ठीक है, और एक होती है एक्सोजेनिक, एक होती है एक्सोजेनिक. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस है, ये फोर्सेस हैं. ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड दी एक्सोजेनिक फोर्सेस. लिसन टू मी केयरफुली जेंटलमैन, लिसन टू मी केयरफुली. कोई भी फोर्स लग रही है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये जो एंडोजेनिक फोर्स है, इसको भी एनर्जी की जरूरत होगी. एंडो का मतलब होता है अंदर से. ये एनर्जी का सोर्स जो होता है, यदि कोई भी फोर्सेस हो रही है जो कि अर्थ के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ला रही है, एंड द सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स इज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लाइक अर्थ के अंदर से आ रहा है, इनसाइड.
ठीक है, इनसाइड द अर्थ, तो आप इसको क्या बोलोगे, एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स पता क्या होती है, अर्थ के यदि बाहर से आ रहा है, ठीक है, अर्थ के बाहर से यदि इसको एनर्जी मिल रही है, अर्थ के बाहर से इसको एनर्जी मिल रही है, तो इधर क्या होगा, एक्सोजेनिक फोर्स। भैया बस इतना, अरे रुको बेटा सबर करो, यहां देखो तुम, देखो एंडोजेनिक फोर्सेस को, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्सेस, क्योंकि अंदर से लगती हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब बाहर से, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस। ये 2 पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखो, क्यों, क्योंकि विद इन द अर्थ होती हैं ये। एंड यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती है ना, अब जैसे मेरी बात देखो, यहां पर क्या है, ये मैं यहां पर एक माउंटेन बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक माउंटेन बना हुआ है, ठीक है, और ये सरफेस ऐसा था और यहां पर थोड़े गड्ढे थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। यहां पर ये जो बना हुआ है, इसको आप एलिवेशन बोलोगे, हाँ जी भैया, इसको एलिवेशन बोलेंगे, दिस इज दी एलिवेशन, मतलब की हाइट। और ये जो गड्ढा बना हुआ है, इसको छोटू हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। तो मेरे भाई और दीदी ध्यान से सुनना, ठीक है, ये जो माउंटेन है ना, ये एंडोजेनिक फोर्सेस क्या करेंगी, ये जो इसका एलिवेशन है ना, इसको तोड़ देंगी। एलिवेशन टूट गया भाई, पूरा एलिवेशन टूट गया, ये जो हाइट थी ना इसकी, ये पूरी टूट गई, अब नीचे बचा। अब इसका पार्टिकल गया कहां, ये धीरे धीरे नीचे जाकर ये क्या होंगे, ये डिप्रेशन को फिल कर देंगे। यहां पर एलिवेशन खत्म हुआ और डिप्रेशन बढ़ा, मतलब यहां पर लैंड फिलिंग हुई, लैंड यहां पर फिल हुआ, जहां गड्ढा था वहां पर पानी भरा गया, मतलब पानी मतलब कि इन द सेंस की पार्टिकल्स भरा गए, सेंडिमेंट्स भरा गए, मतलब डेब्रीज भरा गए, जो भी बोलना आप कह सकते हो। सो वेयरिंग डाउन ऑफ एलिवेशन एंड फिलिंग अप ऑफ डिप्रेशन, ये काई की कैरेक्टरिस्टिक है एंडोजेनिक फोर्सेस की। ठीक है, ये लैंड बिल्डिंग फोर्सेस है, लैंड को बिल्ड करने का काम करती है एंडोजेनिक। लैंड को बिल्ड करने का काम कैसे, डिप्रेशन था, उसमें ये पार्टिकल सारे के सारे रख दिए। अब जब पार्टिकल्स यहां पर रखे तो लैंड तुम्हारा बिल्ड ही तो हुआ ना भाई। अब यहां पर अब देखना, इसको एनर्जी का सोर्स कहां से मिलता है, एंडोजेनिक फोर्सेस को एनर्जी का सोर्स ये मिलता है अर्थ के अंदर से। मतलब कि पहली बात तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है अर्थ में, मैंने तुमको बताया था ना, देयर आर लॉट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ, जिसको कन्वेक्शन सेल से रिलेट करा था। ठीक है, जो कि थर्मल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं अपर मेंटल में, जिसकी वजह से कन्वेक्टिव सेल जनरेट होते हैं। ये वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या क्रिएट करते हैं मेरे भाई, ये क्रिएट करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, दूसरा आता है प्रीमोडियल हीट। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब मैं बताऊं क्या होता है। प्रीमोडियल हीट का मतलब छोटू ये होता है कि अर्थ जब बनी थी, मतलब प्रीमोडियल स्टेज में अर्थ जब बन रही थी, उस टाइम से जो उसके अंदर हीट है, जो गर्माहट है, उसको हम लोग प्रीमोडियल हीट बोलते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में यू डिसाइडेड टू बिकम अ मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है, आपने डिसाइड करा कि मेरे को लेफ्टिनेंट बनना है भाई। ठीक है, कोई लड़कियां हैं ओटीए ज्वाइन करेंगी, मतलब एनडीए तो सभी को करना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, लेफ्टिनेंट सभी को बनना है। तो एट द स्टार्टिंग टाइम द फायर यू वर हैविंग, ठीक है, वो फायर की बात यहां पर चल रही है, मतलब प्रीमोडियल हीट स्टार्टिंग में। तो यहां पर स्टार्टिंग एंड रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन, मगर स्टार्टिंग की टू बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और प्रीमोडियल हीट। सो फाइनली हमको एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पता चल गया। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। ये जो एक्सोजेनिक फोर्स है, मतलब बाहर वाली फोर्सेस, मतलब विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब तुम ये मत समझना, देखो अर्थ ये है, ठीक है, अर्थ ये है, अर्थ ये है, और अर्थ का एटमॉस्फेयर, डोंट वरी, क्लाइमेटोलॉजी में बढ़िया से पढ़ाऊंगा। अर्थ का एटमॉस्फेयर ये है, तो भाई अर्थ के तो बाहर ही हुआ ना, ये अर्थ के तो बाहर ही हुआ ना। तो आप क्या बोलोगे, विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये वाला पार्ट तो अर्थ के तो बाहर ही हुआ ना। वो समझ में आया, नहीं तो कई लोग मतलब डाउट में हो जाते हैं भाई। इसलिए मैं पता अपनी तरफ से आजकल ये लेट करता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं पता, सारी छोटी छोटी चीजें भी बताकर चला जाता हूं। यहां पर क्या है, विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड नेवर बिल्ड द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, याद रखना है। एक्सोजेनिक कभी जीवन में अर्थ का पार्ट बिल्ड नहीं करेगा, ये बस वेयर डाउन करेगा। वेयर डाउन करना मतलब तोड़ना, बस ज्यादा से ज्यादा लेवल करेगा, कभी तोड़ेगा नहीं। जस्ट लेवल द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, बस लेवल करता है, कभी कभी जीवन में डेवलप नहीं करेगा। ये डेवलप करने का काम है एंडोजेनिक, अंदर से एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब एक्सोजेनिक की, यहां पर एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, इनको एनर्जी का सोर्स कहां से मिलेगा भैया, इनको मिलेगा सन से। पहली बात, अर्थ के बाहर से मतलब सन से, या फिर जो स्लोप टेक्टोनिक प्रोसेस क्रिएट करती ना, टेक्टोनिक प्रोसेस हुई। ठीक है, टेक्टोनिक प्रोसेस मतलब टेक्टोनिज्म पूरा का पूरा सेशन पढ़ा है मूर्खों, वहां पर वो सेशन जिसने नहीं लगाया ना, वो वाला जाकर देख लेना। टेक्टोनिक प्रोसेस का मतलब कि कोई भी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से अर्थ के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, उससे जो स्लोप बनता है, उस स्लोप की वजह से कई बार एक्सोजेनिक फोर्सेस हो जाती हैं। तो ठीक है, सारी चीजें यहां पर मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दी है, इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब आगे देखो, है ना। अब बेसिकली आपको एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक में अंतर समझ में आ गया। हाँ भैया समझ में आ गया, एंडोजेनिक क्या होता है, एक्सोजेनिक क्या होता है। ठीक है, आएंगे, डोंट वरी। वो ऊपर वाला जो है ना,
जो ऊपर वाला फ्लो चार्ट छोड़कर आए थे, हम बढ़िया तरीके से उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी। अब यहां पर देखो, अब अपन पहले काय के बारे में बात करने वाले हैं। पहले अपन एंडोजेनिक नहीं पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ेंगे एक्सोजेनिक। हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे एक्सोजेनिक। तो एक्सोजेनिक क्या होता है, पहली बात तो सुनो, थोड़ा ठंडा दिमाग रखो भाई, इतना बर्डन लेकर नहीं चलना है, ठीक है। ऑलरेडी आप मैथ्स में इतने फॉर्मूले याद कर रहे हो, रट रहे हो, वो सारी चीजें कर रहे हो, इतनी सारी अप्रोचेस, और मैथ्स का लेवल तो वैसे ही बड़ा है, मैं समझता हूं, पता, मैं बिल्कुल समझता हूं। मैं ऐसा एजुकेटर नहीं हूं कि तुमको बोलूं कि बस ज्योग्राफी ज्योग्राफी पढ़ो। भाई मैंने भी एनडीए का एग्जाम क्लियर करा है, मेरे को पता है कि कहां क्या चीज करनी होती है और क्या नहीं करना। मैं बिल्कुल तुम्हारे से रिलेट कर लेता हूं। मेरे को सुनो मेरी बात, इतना बर्डन साइड में रखो, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। दो प्रोसेस के बारे में बात करी, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। अर्थ के सरफेस में चेंज दो तरीके से आ सकता है, या तो एनर्जी अंदर से लगेगी या तो बाहर से लगेगी। जब एनर्जी अंदर से लगेगी तो जो फोर्सेस अर्थ में चेंजेस लेकर आएंगे उनको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। ये कभी भी अर्थ सरफेस को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, ठीक है, ये बिल्ड करते हैं। मगर जब आप बात करोगे कि ऐसी फोर्सेस जिसको एनर्जी कहां से मिल रही है, अर्थ के बाहर से, जैसे सन से, तो इनको हम लोग बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। ये कभी भी पार्ट को बिल्ड नहीं करते हैं, ये बस क्या करते हैं, वेयर डाउन करते हैं, बस। अब इनको हम लोग एक्सोजेनिक को स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ना। अब सुनो, चार प्रोसेस होती है भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, चार प्रोसेस। अब आए धीरे धीरे करके, ये जो फ्लो चार्ट है ना, इसको ब्रेक करेंगे। पहला आता है वेदरिंग। देखो कोई भी चीज है, ठीक है, एक बड़ा सा मतलब पत्थर है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक, लिसन टू मी केयरफुली। एक छोटा सा एग्जांपल में मैं तुम्हारे को सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। यहां पर ये एक पहाड़ है, ठीक है, एक माउंटेन है, और इस माउंटेन के ऊपर ये रॉक रखा हुआ है। लिसन टू मी केयरफुली, रॉक रखा हुआ है। यहां पर सन है भाई, सन है, सन की हीट इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, सन, क्योंकि सन ही तो इसको क्या देता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस को, ठीक है। सन की हीट पड़ी यहां पर। अब जब ये सन ने हीट दी तो ये जो रॉक है ना, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया भाई। ये रॉक है ना, टूट गया। ये जो पत्थर है ये टूट गया, क्यों, क्योंकि सन ने इसको बहुत ज्यादा इंटेंस हीट दी, बहुत ज्यादा विंड चली, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, तो ये पत्थर एट दी एंड जाकर ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक हुआ तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऊपर से नीचे गिर गया। ये जो रॉक है ये क्या हुआ भाई, ये गिरकर ऊपर से नीचे गिर गया। अब क्या हुआ, विंड्स आई, वाटर आया, ग्लेशियर आया, कुछ भी आया, इसने इसको उठाकर यहां से किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया, इसने ट्रांसफर कर दिया। और जब ये ट्रांसफर हुआ तो यहां पर जाकर क्या हुआ, यहां पर आकर जम गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। ये जो पत्थर ऊपर था, इसके टूटने को बोलते हैं वेदरिंग, टूटने को बोलते हैं वेदरिंग। ऊपर से नीचे गिरना ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, इसको बोलते हैं मास वेस्टिंग, मतलब मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। अब नीचे गिरने के बाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने को बोलते हैं मेरे भाई इरोशन, इसको बोलते हैं इरोशन। ट्रांसफर होने के बाद एक जगह डिपोजिट होने को बोलते हैं डिपोजिशन, इसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। समझ में आया, क्लियर है सभी को, बिल्कुल क्लियर है भैया। सिंगल सिंगल बता दो, अरे बिल्कुल सब बताएंगे, छोटे सब बताएंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। यहां पर देखो वेदरिंग। अब अपन वेदरिंग के बारे में बात करते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यू आर गोइंग टू गेट अबाउट वेदरिंग, ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल, जो कि अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम से क्वेश्चन निकल आ रहे हैं ना, उनके भी मैंने यहां पर जो पॉइंट है ना, वो पॉइंटर्स यहां पर ऐसा ऐसा करके मेंशन करे हुए हैं। बढ़िया, देखो अब वेदरिंग क्या होता है, ठीक है। देखो वेदरिंग बेसिकली मतलब टूटना, ठीक है, टूटना, ठीक है। केमिकल मतलब केमिकल डिकम्पोजिशन एंड मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मटेरियल, हैवी डेफिनेशन, ठीक है। देखो ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन द अर्थ सरफेस, इसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। यदि मैं आपको ये जो नीचे वाली डेफिनेशन पहले बता देता ना, आप बोलते भैया ये क्या आ गया, अरे ये क्या है, देखो इट इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब फिजिकली टूटना, और केमिकल डिकम्पोज करना, डिकम्पोज कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, डिकम्पोज मतलब तोड़ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है, मतलब केमिकल डिकम्पोजिशन। ओवरऑल तोड़ने की बात चल रही है, फिजिकली और केमिकली। वेदर और क्लाइमेट के एक्शन की वजह से कोई भी चीज का टूटना, इसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। बेसिकली टूटना, ठीक है, टूटना, ब्रेक होना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तीन प्रकार की वेदरिंग होती है छोटू, तीन प्रकार की वेदरिंग होती है। एक केमिकल वेदरिंग होती है, एक फिजिकल वेदरिंग होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। जितने भी केमिस्ट्री के वर्ड आ रहे हैं ना, सारे यहां पर ऐड कर दो। सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे के सारे कौन से, ये सारे के सारे भैया ये हैं केमिस्ट्री वाले वर्ड, ये हैं केमिस्ट्री वाले शब्द, ठीक है, केमिस्ट्री वाले वर्ड्स। तो जितनी भी केमिस्ट्री वाले वर्ड्स है ना, दे ऑल कम्स अंडर केमिकल वेदरिंग। मतलब सारे नहीं, मतलब जितनी भी वेदरिंग के वर्ड्स केमिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं ना, दे कम्स अंडर केमिकल वेदरिंग, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेदरिंग ऑफ विच वी आर गोना टॉक अबाउट, इट इज द फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग मतलब फिजिकली टूटना कोई भी चीज का, और फिजिकल वेदरिंग को हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। फिजिकल वेदरिंग इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग। अब यहां पर कोई भी चीज फिजिकली टूट रही है तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा, बिना फोर्स के कोई चीज फिजिकली नहीं टूट सकती है। ये फोर्स आपका ग्रेविटेशन फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स हुआ, ठीक है, ये फोर्स आपका वाटर प्रेशर भी हो सकता है। अब वाटर प्रेशर कैसे, देखो वाटर प्रेशर ऐसे हो सकता है,
तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। अब जैसे ये पत्थर है भाई, ये पत्थर है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको जगह दी है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ऊपर से खूब ज्यादा बारिश हुई, खूब ज्यादा बारिश हो रही है। अब ये बारिश हुई, बारिश हुई, बारिश हुई, यहां पर आकर पानी जम गया। जब यहां पर पानी जमा ना, तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ा। ऊपर से ये वाटर है, इसने अलग अपना प्रेशर लगाया। अब जब वाटर ने अलग अपना प्रेशर लगाया, ऊपर से टेम्परेचर बढ़ा, तो ये जो रॉक है ना, ये टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रॉक फ्रैक्चर। तो इससे याद कर लो, रॉक फ्रैक्चर इज द टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग, और इसमें टेम्परेचर और वाटर का इंफ्लुएंस होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि मैं बात करूं, यहां पर अपन ने काय की बात करी, रॉक नंबर 1, ये जो था ये क्या था, रॉक नंबर 1 था, ठीक है भाई, ये था R1, ये था R1। यदि R2 की बात करें ना, ये R2 है, इसकी बात करें, यदि ये एक रॉक है, इसका लेयर बाय लेयर निकलना टेम्परेचर के बढ़ने से और टेम्परेचर के कम होने से। वापस से सुनना, ये मेरा हाथ देखो, ये रॉक है, इसका लेयर बाय लेयर निकलना टेम्परेचर के बढ़ने से और कम होने से, इसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। क्या बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। और एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट, नॉट दी प्रोसेस। प्रोसेस नहीं है, एक रिजल्ट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो एक्सफोलिएशन का मेजर कारण पता क्या होता है? मान रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा, जैसे कि कोई भी रॉक है, यदि आप देखोगे दिन के टाइम पर सनलाइट क्या ज्यादा होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, चीजें क्या करती है, एक्सपांड करती हैं। हीट के बढ़ने से चीजें एक्सपांड करेंगी, तो रॉक क्या होगा, एक्सपांड होगा। अब नाइट के टाइम पर टेम्परेचर कम होता है, तो रॉक क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। एक्सपांशन कंट्रैक्शन, एक्सपांशन कंट्रैक्शन। देयर विल बी अ डे, देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द रॉक विल बी रिमूविंग इट्स लेयर बाय लेयर, ठीक है, व्हेन द रॉक विल बी रिमूविंग इट्स लेयर सिंगल बाय सिंगल। ठीक है, समझ में आया? एक एक करके वो जो लेयर्स है ना, वो निकलना शुरू हो जाएंगी। मगर एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मेजरली जो एक्सफोलिएशन होता है ना, ये मैक्सिमम टेम्परेचर की वजह से होता है, मिनिमम टेम्परेचर की वजह से नहीं। मान रहा हूं कि मिनिमम हो रहा है, मगर मैक्सिमम टेम्परेचर की वजह से होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब अपन बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग होगी, अब बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। जो भी अर्थवॉर्म, रोडेंट, टर्माइट्स ये होते हैं ना, इनकी वजह से जब बरोइंग और वेजिंग की जाती है ना, गड्ढा खोदना, गड्ढा करना, सॉइल में छेद करना, ये सारी चीजें जब ये अर्थवॉर्म, रोडेंट, टर्माइट करते हैं, इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। बस दैट्स इट। इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है ना। पढ़ाने का तरीका बढ़िया लग रहा है ना? इतने प्रीवियस कमेंट तुमने इतने बढ़िया शानदार करे तो बढ़िया लग ही रहा होगा। इसमें भी कमेंट करके मेरे को बताइए, ठीक है। अब यहां पर देखो, यदि वेदरिंग हो रही है ना, देन ओनली इरोजन और डिपोजिशन, तो ही डिपोजिशन और इरोजन होगा। इरोजन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, और ट्रांसफर होकर डिपोजिट होने को बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। यदि वेदरिंग होगी, कोई चीज टूटेगी भाई, तभी तो ट्रांसफर होगी। इतनी भारी चीज कैसे ट्रांसफर हो जाएगी, है ना? और कैसे ट्रांसफर होकर डिपोजिट हो जाएगी? मतलब कि वेदरिंग का होना जरूरी है, काय के लिए, इरोजन और डिपोजिशन के लिए। एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, क्योंकि जब देखो रॉक टूटकर सॉइल बनती है, तो रॉक का टूटना, वेदरिंग इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। क्लियर है वेदरिंग? अब यहां पर कुछ सवाल कर लो, आप ही करना। द प्रोसेस वेयर सर्टेन मिनरल्स एब्जॉर्ब वाटर, एक्सपांड एंड चेंज। वाटर की बात चल रही है, मतलब लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना, टूटना, ठीक है। मगर यहां पर क्या चलना, एब्जॉर्ब करना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ वेदरिंग इन हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया। जो गर्म वाले हॉट ट्रॉपिकल एरिया होते हैं, जहां पर हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया होते हैं, वहां पर इसमें से कौन सी प्रकार की वेदरिंग सबसे ज्यादा होती है? तो देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, डेजर्ट में होती है रेत भाई, ठीक है, रेत, या फिर वहां पर जो कुछ रॉक्स होते होंगे, इनका फिजिकली टूटना, फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्या है भाई, क्या है? फिजिकली मतलब मैकेनिकल वेदरिंग हो रही, बात खत्म, आगे बढ़ो। केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मच ग्रेटर, मतलब सबसे ज्यादा केमिकल वेदरिंग पता कहां पर होती है? सबसे ज्यादा केमिकल वेदरिंग यदि होती है तो वो होती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जहां पर गर्मी और उमस खूब ज्यादा रहती है, गर्मी भी खूब ज्यादा और ह्यूमिडिटी भी खूब ज्यादा, वहां पर केमिकल वेदरिंग ज्यादा होती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मास मूवमेंट की। मास मूवमेंट क्या होता है? देखो मास मूवमेंट का मतलब क्या है, ऊपर ये पत्थर था, ये ऊपर आकर नीचे गिरा, ये पता क्यों गिरा? ये टूटा इसलिए नहीं गिरा क्योंकि यहां पर ग्रेविटी का इंफ्लुएंस था, इसलिए गिरा। तो मास मूवमेंट का मतलब पता क्या है, जिसको मास वेस्टिंग भी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ मास ऑफ रॉक डेब्रीज मतलब टुकड़ा, डाउन द स्लोप से नीचे आना, अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मास मूवमेंट। भाई गला फाड़ रहा हूं देख सकते हो तुम लोग, तुम्हारे को समझाने के लिए। बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूं। 1 सितंबर को तुम्हारे को रिजल्ट मिलेगा, गारंटी तुम्हारे को 1 सितंबर को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सवाल तुम्हारे को सीधे छपे आएंगे, कंटेंट में बिल्कुल एकदम जो पेड बैच का कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जेंटलमैन, ठीक है। तो थोड़ा उसको वैल्यू करना,
सेशन को लाइक करना और जिसको जो भी इंसान इस सेशन की वैल्यू करता है ना, सिर्फ उसी को शेयर करना, उस बंदे को शेयर कर देना, क्योंकि वो इसकी वैल्यू समझेगा और तुम तो कर ही रहे हो। ठीक है, अब यहां पर देखना, कोई भी दूसरे जियोमॉर्फिक एजेंट जैसे कि विंड देख लो, ग्लेशियर देख लो, वाटर देख लो, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं भाई। मास मूवमेंट में सिर्फ ग्रेविटी की जरूरत है। अब यहां पर लिखा है वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट, मतलब कि सर वेदरिंग यदि नहीं होगी तब भी मास मूवमेंट हो सकता है। सर ये क्या बोल रहे हो? अभी तो आपने बोला वेदरिंग होगी तो ही इरोजन और डिपोजिशन होगा। भाई यदि तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी ना, तो वहां पर क्या लिखा है, इफ वेदरिंग देन ओनली इरोजन एंड डिपोजिशन, तो ही इरोजन और, मगर मैंने मास मूवमेंट तो इंक्लूड ही नहीं करा भाई, मास मूवमेंट मैंने उधर इंक्लूड ही नहीं करा। यदि वो पत्थर जो ऊंचाई पर रखा था ना, ये इसके ऊपर, यदि ये टूटता भी नहीं ना, तब भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर सकता था। ठीक है, समझना मेरी बात। अब यहां पर वेदरिंग क्या है, वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट, ये सिर्फ क्या करता है, एड करता है, मतलब हेल्प करता है। मास टूट जाएगा तो सही है, आसानी से गिर जाएगा, बाकी ग्रेविटी तो उसको गिरा ही देगी। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया भैया। अब बात करते हैं इरोजन और डिपोजिशन। देखो यहां पर ये जो वाटर है, ये रनिंग वाटर, ये पत्थर यहां से सारे लेकर जा रहा है, ये देखो ये यहां पर ऐसे लेकर जा रहा है, दिख रहा है, इसको बोलते हैं इरोजन, मतलब ट्रांसफर करना। इसको ट्रांसफर करने को इरोजन, ट्रांसफर करने के बाद ये देखो ये रेत पूरी की पूरी यहां पर आकर डिपोजिट हो गई है, ये इसको आकर बोलते हैं डिपोजिट करना। ठीक है, अब यहां पर एक बात बताओ, जो एजेंट ट्रांसफर कर रहा है वही एजेंट डिपोजिट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, पानी यहां से पत्थर को लेकर जा रहा है और उधर जाकर यहां पर डिपोजिट कर रहा है, तो पानी ने ही ट्रांसफर करा, पानी ही डिपोजिट कर रहा है, मतलब इरोजनल एजेंट इज इक्वल टू डिपोजिशनल एजेंट। समझ में आया? अब देखो क्या है इरोजन का मतलब, तब से बोल रहे हैं ट्रांसफर करना, मतलब एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। जब बड़े बड़े मैसिव रॉक, बड़े बड़े रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, फिर जियोमॉर्फिक एजेंट जैसे कि विंड हुआ, ठीक है, विंड हुआ, रनिंग वाटर हुआ, ठीक है, रनिंग वाटर हुआ और ग्लेशियर हुआ, ये ग्लेशियर हुआ, वेव्स हुआ, ग्राउंड वाटर हुई, ये क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग इरोजन बोलते हैं। विंड देखो ग्लेशियर है, वाटर क्या है, लिक्विड है, और ग्लेशियर सॉलिड है। ठीक है, ये तीन एजेंट ऐसे हैं, याद रखना, वेव्स और ग्राउंड वाटर भी एजेंट है। ये तीन एजेंट ऐसे हैं जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन के द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन इसको कंट्रोल करती है। और जनरली यहां पर जो रिलीफ फीचर का मतलब पता है, रिलीफ फीचर का मतलब होता है एरिया, मतलब या तो प्लेन होगा या तो प्लेटू होगा, ठीक है, या तो माउंटेन होगा, कैसा भी एरिया है, ये उसको क्या करता है, डिग्रेड करना। देखो दो चीज होती है, एक होता है डिग्रेड करना और एक होता है एग्रेड करना, एक होता है एग्रेड करना। ठीक है, डिग्रेड करना मतलब कम करना, एग्रेड करना मतलब बढ़ाना। ठीक है, अब जब ये इरोजन हुई, मतलब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए, तो ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। सो इट इज द रिजल्ट ऑफ इरोजन, ये इरोजन। अब जितने भी कोर्सर मटेरियल, मतलब मोटे वाले मटेरियल है ना, ये पहले जाकर सेटल होते हैं, और जो पतले वाले हैं ये बाद में जाकर सेटल होते हैं, और ये क्या करते हैं, डिप्रेशन को भरते हैं। ये जो डिप्रेशन है ना, इसको फिल करते हैं। तो भैया ये तो वहां पर भी हो रहा था एंडोजेनिक, तो एक्सोजेनिक में ये चीज कहां से लेकर आ गए, ये पता कैसे लेकर आ गए, ये ऐसे लेकर आए छोटू कि यहां पर डिपोजिशन क्या करता है, एग्रेड करता है। सिर्फ यही एक प्रोसेस है जो कि क्या करती है, एग्रेड करती है, ये वाली प्रोसेस। क्योंकि डिपोजिट करना मतलब चीजें लाना, और यहां पर जो इरोजनल एजेंट जिसने इरोजन क्रिएट करा है वही डिपोजिशनल एजेंट रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर पीवाईक्यू देखो कुछ, while traveling to a hilly region you notice a massive boulder which was lose करना मतलब टूटना, मतलब यहां पर वेदरिंग तो हुई है भाई। ठीक है, वेदरिंग हुई है by heavy rain and move downhill। अच्छा, मूव हुआ है मतलब कि क्या हुआ है, इरोजन हुई है, इरोजन हुई है, और डाउनहिल हुआ है मतलब कि ऊपर से नीचे आया, मतलब मास वेस्टिंग भी हुई है। तो तीनों की तीनों चीज हुई है। ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, यहां पर बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। बताओ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये मैकेनिकल वेदरिंग का फॉर्म है। बिल्कुल सही है भाई, क्रिस्टलाइजेशन मैकेनिकल वेदरिंग का फॉर्म है। अब तुम ये मत बोलना कि केमिस्ट्री से रिलेट कर रहा है भाई, क्रिस्टलाइजेशन है ना, फिजिकल चेंज होता है। कभी तुमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़े होंगे ना, मैं पढ़ाऊंगा तुमको केमिस्ट्री, और पुराने केमिस्ट्री वाले सेशन है वहां से देख लेना। क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज होता है, मतलब मैकेनिकल वेदरिंग। जो हाइड्रेशन है ये ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन करता है, मतलब ग्रेन्स को तोड़ देता है। बिल्कुल सही है। फ्रॉस्ट एक्शन इज अ सिनोनिमस विद फ्रीज थॉ एक्शन। देखो मैं आपको बता रहा हूं, फ्रीज थॉ एक्शन का मतलब पता क्या होता है, थॉइंग मतलब आइस। जब बर्फ जब टूटता है ना, बर्फ जब टूटता है तो वहां पर जो वेदरिंग होती है ना, उसको फ्रीज थॉ एक्शन, मतलब उसको फ्रॉस्ट एक्शन कहा जाता है। तो वहां पर जो फ्रीज थॉ एक्शन उसी का एक टाइप है फ्रॉस्ट एक्शन। तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल दी ऑप्शन आर करेक्ट। यहां पर आखिरी सवाल देखो, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, दे ऑल आर द इंडिकेटर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अब ये सारे के सारे भैया ये तो हमारे एक्सोजेनिक हो गए, ये सारे एक्सोजेनिक हो गए। मगर सुनना मेरी बात, एक्सोजेनिक इसमें डिपोजिशन इंक्लूड नहीं करा है,
डिपोजिशन नहीं करा है, तो भैया 4 कैसे हुए? अरे इरोजन को उसने ट्रांसपोर्टेशन, दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है तुझे ताकि वो कंफ्यूज कर सके। तो अब देखो वेदरिंग भी तोड़ती है, मास वेस्टिंग भी गिराती है, इरोजन ट्रांसफर करती है, मतलब चीजों को क्या कर रही है? तोड़ रही है, मतलब डेन्यूड कर रही है, मतलब डेन्यूडेशन। डेन्यूड करना भाई मतलब तोड़ना, स्ट्रिप ऑफ करना, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ करना। तो ये क्या है? डेन्यूडेशन प्रोसेस। माउंटेन बिल्डिंग होगी नहीं, एंडोजेनिक होगी नहीं, डायस्ट्रोफिज्म। अब अपन आते हैं क्या एंडोजेनिक के, थोड़ा सा अपन यहां पर ज्यादा सवाल हैवी नहीं आते हैं, यहां पर एकदम आपको बेसिक पढ़ना है। यहां पर देखो, या मेरी बात ध्यान से सुनना, एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती है? एंडोजेनिक फोर्सेस 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है डायस्ट्रोफिज्म, एक कैटास्ट्रोफिज्म। सुनो, कैटास्ट्रोफिक मतलब सडन, एकदम अचानक से, तुमने सुना होगा ना कैटास्ट्रोफिक कंडीशन, इसको सडन, इसको बोलेंगे सडन मूवमेंट। अब सडन हमने दोनों चीज के अलग अलग सेशन करें, वॉल्केनिज्म भी सडन होता है, अर्थक्वेक भी। अब देखो वॉल्केनिज्म भी अर्थ के सरफेस पर चेंज करेगा, और भूकंप जो अर्थक्वेक आता है वो भी अर्थ के सरफेस के ऊपर चेंज लाता है। तो कैटास्ट्रोफिक में वॉल्केनिज्म हो गया और अर्थक्वेक हो गए, ये दोनों याद हो गए। अब डायस्ट्रोफिज्म मतलब आराम आराम से चेंज आना है। अब आराम आराम से पता 2 चीजें होती हैं, या तो कॉन्टिनेंट्स बनेंगे या तो माउंटेन बनेंगे। कभी भी ओरो आए ना, ओरो वर्ड, तो याद कर लो, ओरो मतलब होता है माउंटेन्स, ओरोजेनिक मतलब माउंटेन बिल्डिंग, और एपियरोजेनिक का मतलब पता क्या होता है? एपियरोजेनिक का होता है कॉन्टिनेंट्स बिल्डिंग, मतलब कॉन्टिनेंट का बनना। तो ओवरऑल मैं आपको चीजें बताता हूं मैंने क्या बताई, ठीक है, नीचे आपको लिखकर बता देता हूं कि ओवरऑल मैंने यहां पर क्या चीज बताई, ठीक है। मास मूवमेंट, मास वेस्टिंग, सारी चीजें हो गई। जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है 2 प्रकार की होती है, एंडोजेनिक और एक होती है एक्सोजेनिक, ठीक है। एंडोजेनिक या तो सडन होंगी, ठीक है, या तो सडन होंगी या तो फिर क्या होंगी? आराम से होंगी, या तो आराम से होंगी। सडन होंगी तो इसको क्या बोलेंगे? कैटास्ट्रोफिक, ठीक है सर, इसको हम लोग बोलेंगे कैटास्ट्रोफिक। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, अर्थ का क्वेक, ठीक है, या फिर वॉल्केनो, अर्थक्वेक या वॉल्केनो, ठीक है। आराम आराम से होंगी तो आराम आराम से क्या? या तो कॉन्टिनेंट बिल्ड होंगे या तो माउंटेन बिल्ड होंगे, ठीक है। यदि कॉन्टिनेंट बिल्ड होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपियरोजेनिक, ठीक है, क्या है? एपियरोजेनिक। यदि माउंटेन बिल्ड होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ओरोजेनिक, ठीक है, ओरोजेनिक। एक्सोजेनिक में क्या होता है? वेदरिंग, इरोजन, ठीक है, और यहां पर मास वेस्टिंग पहले ही लिख लेना, और फिर क्या आता है? डिपोजिशन, ठीक है। तो ये चारों प्रोसेस, ये पूरी की पूरी चीजें क्लियर करा दी, एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट भैया, आगे क्या होने वाला है? तो देखो भाई, इसके बाद क्या है, ये जितने भी एजेंट्स है ना, ये कुछ लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। हो सकता है कि मैं इसका सेशन लूं, तुम लोग मेरे को बताना इसका सेशन लूं या सिर्फ मैं तुमको स्लाइड शेयर कर दूं। क्या मैं सिर्फ ओनली स्लाइड शेयर कर दूं? कर लोगे? बताओ, बढ़िया लेवल की स्लाइड्स हैं, तुमको रोर एंडी जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, देख लेना। तुम जैसा बोलोगे वैसा करवा देंगे। यदि बोलोगे सेशन चाहिए लास्ट वाला, तो फाइनल सेशन तुम्हारे सामने हाजिर होगा। यदि तुमको चाहिए ओनली स्लाइड, तो मैं तुमको स्लाइड दे दूंगा। हाँ, एक अनाउंसमेंट बढ़िया सी मैं तुमको दे रहा हूं, सभी का एप्लीकेशन पर मेरी तरफ से फ्री टेस्ट मैं तुमको अलॉट कर रहा हूं। रोर एंडी एप्लीकेशन है, ठीक है, वहां पर मैं तुमको टेस्ट दूंगा कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी का, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी का तुम्हारे को टेस्ट होने वाला है। मैं तुमको डेट यूट्यूब पर अनाउंस कर दूंगा, सभी लोग वहां पर जाकर फ्री सेक्शन में जाना और टेस्ट दे देना। अब इतना सब कुछ कर रहे हैं भाई, टेस्ट भी तुम्हारे को बोला था ना मैंने, टेस्ट भी दिलवाऊंगा। जब इंट्रोडक्टरी वीडियो आ रहा था तो कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी का टेस्ट ले लो तुम लोग, ठीक है, हमारी तरफ से। अलग अलग सेपरेट टॉपिक के भी टेस्ट हैं, मगर यार वो फिर पेड और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा मेरे भाई, ठीक है, तुमको पता है, ठीक है। तो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको भी, अब आप भी यहां पर ये बन गए होगे जैक, ठीक है, कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस एकदम आसान लगने लगी है। सो आई होप यू रियली इंजॉयड माई सेशन, एंड आई एम ऑल्सो होपिंग, ठीक है, तुमने भी बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें यहां से ग्रास्प कर ली होगी। जियोमॉर्फोलॉजी की जर्नी बहुत बढ़िया रही, आगे क्लाइमेटोलॉजी की जर्नी स्टार्ट करेंगे, यदि आपने अलाउ करा कि मैं सिर्फ आपको स्लाइड शेयर करूं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से पूरा ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर देंगे भाई। क्लाइमेटोलॉजी में इतना टाइम नहीं लगेगा। मेरे को कमेंट करके बताओ यार तुम लोग कैसा लगा जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना, मजा आया कि नहीं? बाकी एजुकेटर से थोड़ा अलग लगा होगा ना, क्योंकि भाई एज ग्रुप अपना लगभग सेम है, ठीक है, बड़ा हूं तुमसे, सीनियर हूं, आई ऑल्सो क्लियर्ड एनडी एग्जाम, ठीक है, आई नो, एंड यू रिस्पेक्ट मी इन दैट मैनर ऑल्सो। मगर मेरे को बताना किस तरीके से सारी चीजें लगी, ठीक है, यू रियली इंजॉयड और नॉट, ठीक है, नोट्स वगैरह कैसे लगे, सारी चीजें मेरे को बताना, और मजे करो, एकदम ऐश करो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।